नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है जो SSC CHSL 2019 टीयर 2 का एग्जाम देने वाले हैं। अब क्यों खास है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तीन RTI कॉपी को आपके सामने डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, कौन कौन सी आप गलतियां कर रहे हैं, किन किन गलतियों को आप सुधार सकते हैं, और उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 सटीक जानकारी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि इससे आपको श्योर 100% आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अब जो भी आपके पास बचा हुआ टाइम है, इस टाइम में आप कैसे बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। देखिए, जो रियल आपकी प्रिपरेशन होगी वो इन बचे हुए दिनों में होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका 100% माइंड वर्क करेगा। तो इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बातें मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने सारा कंटेंट यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है ताकि कोई भी पॉइंट में मिस ना करूं। जैसे सबसे पहले आपको 2 चीजों पे फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और इस समय जो बचा हुआ टाइम है इसमें सही कंटेंट को पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है, और सब कुछ आप पढ़ भी नहीं सकते, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद ज्यादा सटीक कंटेंट पढ़ना, जो एक राइट कंटेंट है उसको पढ़ना है। और प्रैक्टिस इन द सेंस क्या हुआ कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो अपने जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न है उस पे करनी है। जैसे कि ये कॉपी है, ये जो हमारा कोर्स है उसकी ये कॉपी है, जिसका जैसे आप जब एग्जाम देने जाएंगे उसमें जो पहला आपको पेज मिलेगा जहां पे आपको सही डिटेल भरनी है, तो ये उसका फर्स्ट पेज है। उसके बाद ये जो बॉक्सेस वाली जो कॉपी होती है, इस तरीके से इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, और आप उसको एनालाइज करिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस तरीके से आप सारी चीजें कर पा रहे हैं। और इस कोर्स में, ये जो हमारा कोर्स चल रहा है, इसमें बचे हुए दिनों में यही मैं आपकी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। एक तो आपको वहां पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे वीडियोस को आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं। सारी जो इंपॉर्टेंट PDF है वो वहां पे आपको मिल जाएंगी। और ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें हम ज्यादा हमने कोशिश ये की है कि हम आपको RTI की जो कॉपी है, जो स्टूडेंट की कॉपी है, उनको हम डेली आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ उन RTI कॉपीज के थ्रू मैं आपको सिखा सकता हूं। तो डेली हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो ये हमारा जो कोर्स है उसी की जो 3 RTI कॉपी को आज मैं डिस्कस करूंगा, वो हमारे कोर्स की ही डेमो वीडियो है। तो कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें बहुत कुछ है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम आपकी डेली कॉपी चेक करेंगे। अब आपकी डबल प्रैक्टिस में कराने वाला हूं, और डेली आपकी कॉपी चेक होगी। आपको ऐसे और लेटर दोनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और इतना जो सटीक कंटेंट है वो आपको पर्याप्त मात्रा में दिया हुआ है। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वाकई में अगर आपके अंदर वाकई में एक डेडिकेशन है, आप चाहते हैं अच्छा स्कोर गेन करना, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 6307185699 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। नंबर फिर से आप देख लीजिए, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपना, जहां पे मैंने छोड़ा था आपको, कि आपको पहला जो पॉइंट है कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और सही कंटेंट की प्रैक्टिस करनी है। तो ये पूरा जो चीजें हैं वो आपको कोर्स में मिलने वाले हैं। एक सही कंटेंट भी मिलेगा और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसके बाद जितना हो सके, अब जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है उसमें जितना हो सके आप RTI जो कॉपीज हैं उनको जरूर देखिए, कि जो भी प्रीवियस ईयर की, मतलब 2018 की जो RTI कॉपी है, क्योंकि UFM से भी आपको बचना है। तो 2018 की जो RTI की कॉपी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी आप ज्यादा उन्हें देखिए, एनालाइज करिए। और ऐसा नहीं कि आपको उनका कंटेंट कॉपी करना है, बस ये देखिए कि इन्होंने क्या गलती नहीं की। जिनके अच्छे मार्क्स आए उन्होंने क्या बेटर लिखा, क्या अच्छा लिखा, और कहाँ पे उन्होंने कैसे पॉइंट को यूज किया, किस तरीके से अपने कंटेंट को डाला, और जिनको
कम मार्क्स मिले या जिनको यूएफएम मिला वो किस वजह से मिला और आप कैसे यूएफएम से बच सकते हैं। फिलहाल हमने अपने कोर्स में सारा कुछ बताया कि कैसे आप यूएफएम से बच सकते हैं, वो कंप्लीट तरीके से हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा देंगे। अभी जो आपके पास टाइम है वो भी बहुत टाइम है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और यकीन मानिए जो टाइम है, इसी टाइम में यही टाइम डिसाइड करेगा कि आप अच्छा स्कोर करेंगे या आपका स्कोर बेकार होने वाला है, क्योंकि इस टाइम को जो बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेगा वही कहीं ना कहीं बेटर स्कोर कर पाएगा। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को अब आपको डबल करना है। जैसे अभी तक अगर आप 1 लीटर और 1 ऐसे कर रहे थे, अब आपको डबल कर देना है। और इस चीज को मैं अपने कोर्स में भी इम्प्लीमेंट आज से करने वाला हूं कि आपका 2 लीटर और 2 ऐसे की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। और इस चीज को हम तब तक करेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे जो भी आप कंटेंट पढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे चाहे आप कोर्स की जो पीडीएफ हैं वो पढ़ें या आप कहीं से जो भी कंटेंट पढ़ते हैं उसको आपको ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रटने के बेसिस पे पढ़ना है। आप उसमें बस ये देखिए कि आप इसमें से क्या ले सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उनसे आप एक रोड मैप तैयार करिए कि इसको, हाँ ये जो जानकारी है ये बस जानकारी मुझे यहाँ से उठानी है। जो आपने पढ़ा उस जानकारी को आप कैसे अपनी भाषा में उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस इस बात को, ये जो अप्रोच है इसको आपको डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि सारा कंटेंट आपको रटना है, रटना कुछ भी नहीं। जो भी आप पढ़ें उसे बस एकाग्र मन से आप पढ़िए, उसके जो फैक्ट्स हैं उनको बस आप 1-2 बार जो है रिपीट कर लीजिए ताकि वो याद रहे आपको। बाकी कंटेंट को एक बार समझ लेना है, आपको रटना नहीं है, फोकस करना है कि अप्रोच आपकी डेवलप हो। क्लियर, चाहे कहीं से भी पढ़ें। उसके अलावा प्रैक्टिस आपको करंट टॉपिक की भी करनी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है पीएम की उनको आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, वो सारा कुछ आपको कोर्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एक राय आपको ये भी है कि आप लेटर और एप्लीकेशन, आपका दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो दोनों की आप प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि लेटर ही आएगा, तो लेटर और एप्लीकेशन दोनों आ सकता है, क्योंकि आपका जो दिया हुआ है नोटिफिकेशन उसमें दिया हुआ है कि लेटर भी आपसे पूछा जा सकता है और आपसे एप्लीकेशन भी पूछा जा सकता है, तो दोनों की आप प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो कोर्स वाकई में परचेज करना चाहते हैं, वाकई में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उनको डेफिनेटली इस कोर्स से डेफिनेटली उनको फायदा होगा। तो कैसे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्या करना है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब मैं तीनों आरटीआई कॉपी को आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं और उनसे आपको बहुत कुछ यूटिलाइज करना है कि देखिए वहां पे बच्चों ने किस तरीके से गलती की, जिसके अच्छे नंबर आए उसने क्या बेहतर तरीके से लिखा और जिसके मार्क्स कम आए उसने क्या गलतियां की और आपको इन गलतियों को कैसे अवॉइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इन तीनों कॉपियों को देखिए और फिर खुद डिसाइड करिए कि आपको कोर्स को बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको इसका 100% बेनिफिट मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, पेन वाजपेयी अपने इस कोर्स एसएससी CHSL 2019 टियर 2 का जो हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कम से कम 3 आरटीआई कॉपी को आपको दिखाने वाले हैं, और जो कि एक ही टॉपिक पे हैं, मतलब एक ही ऐसे का टॉपिक है और एक ही उनमें लेटर का टॉपिक है। सभी आरटीआई कॉपी दिखाने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एक ही टॉपिक पे लोगों को कैसे डिफरेंट नंबर मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से जो आप लोग लेटर में पूछते भी रहते हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूज़न है कि लेटर में सर हमें क्या क्या लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो सारे डाउट आज की इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जो आरटीआई कॉपी है, इसमें निबंध का जो टॉपिक दिया हुआ है, ऐसे का जो टॉपिक दिया हुआ है वो है जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो कहीं ना कहीं आपको देख के समझ में आ गया कि जो टॉपिक है हमारा वो जनसंख्या नियंत्रण से रिलेटेड है, ठीक है। और यही एक सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि सभी जितनी भी समस्याएं हैं उनमें सबसे जो बड़ी समस्या, मेजर जो समस्या है वो जनसंख्या नियंत्रण है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टूडेंट ने कैसे लिखा। तो इसने स्टार्ट किया लिखना कि भारत सरकार द्वारा आयोजित
जनगणना 2011। जाहिर सी बात है कि जब जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है तो सेंसस के बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको ये बताया कि आप जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप जो भी आपको उसकी टॉपिक के रिलेटेड जो भी फैक्ट्स पता है वो ज़्यादा ज़्यादा आप फैक्ट्स जानने की कोशिश करिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही आप अगर घुमाने लगेंगे तो फिर आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे इसने भारत सरकार की जो 2011 की जनगणना थी उसका जिक्र किया यहाँ पे कि आंकड़ों ने यह स्पष्ट किया कि भारत 121 करोड़ जनसंख्या के साथ, जो कि विश्व की लगभग 17.5% है, यानी कि उसका परसेंटेज भी डिस्कस किया। संपूर्ण विश्व में द्वितीय स्थान पर है, विश्व में भी बता दिया, जो कि एक विकासशील देश के लिए चिंता का विषय है। जनगणना में होने वाली या आकस्मिक वृद्धि भारत के विश्व गुरु बनने के सपने में एक बाधा है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, इसने जो अपना इंट्रोडक्शन लिखा उसमें इसने ये भी बता दिया कि सेंसस में 2011 की जो सेंसस है उसमें हमारी कितनी जनसंख्या हो गई है, उसका परसेंटेज कितना है, विश्व में स्थान कितना है, वो सारी बातें। अब देखो, जब आप नई लाइन स्टार्ट करोगे तो देखो एक गैप के बाद स्टार्ट करोगे, एक जो बॉक्स है उसका गैप दोगे और उसके बाद लिखना स्टार्ट करोगे। देखिए यहाँ पर भी गैप दिया गया है और कहीं ना कहीं इस स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देख लेना, अभी जब आप इसके मार्क्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अनेक परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं। जैसे अभी आपका टॉपिक जो दिया गया कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो सभी समस्याओं का समाधान है, तो कहीं ना कहीं उससे लिंक करना पड़ेगा कि जितनी भी समस्याएं, कहीं ना कहीं अगर हम जनसंख्या पे काबू पा लें तो उन सारी प्रॉब्लम पे कहीं ना कहीं हम काबू पा लेंगे। तो लिखा हुआ है इसने कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अनेक परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं, जैसे बेरोजगारी, कुपोषण, उपलब्ध भोजन की कमी, पारिवारिक तनाव आदि। बाजार में भोजन की अत्यधिक मांग अन्य विकारों को भी जन्म देती है, जैसे जैसे महंगाई, मिलावट, कालाबाजारी आदि। फिर इसके बाद लिखा है, इन सभी का प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव मानव के जीवन स्तर पर पड़ता है, जिस कारण वह झोपड़े, कच्चे मकानों में रहने को विवश होता है तथा उसकी आने वाली पीढ़ी शिक्षा, रोजगार व पोषण के आवश्यक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाती है। ऐसे में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जैसे अब देखो योजना के बारे में भी डिस्कशन कर दिया, जैसे कि बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। गांधी जी का कहना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उसकी उचित आवश्यकताएं समझाना व इस हेतु उसे परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना है। अतः तकनीकी के इस अपार, अब देखो नई लाइन से स्टार्ट किया है फिर गैप दिया है, अतः तकनीकी के इस अपार संभावना वाले युग में मनुष्य अपने जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार की योजनाओं को अधिकाधिक प्राप्त करे व समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे भ्रूण हत्या, जो कि बेटियों का नाशक है, को हटाए व लिंगानुपात 943 के स्तर को भी सुधारे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जनसंख्या महत्व को समझे व एक श्रेष्ठ और उन्नत समाज बनाने में सक्रिय भागीदारी दे। अब यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि इसने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है, लेकिन इसने जो इंट्रोडक्शन अपनी लिखी है, इसने जो अपनी इंट्रोडक्शन लिखी है वो बहुत अच्छी लिखी है कि उसमें उसने जो भी, जैसे कि आपका जनसंख्या से रिलेटेड था तो उसके जो भी सेंसस थे, जो उसमें आंकड़े जैसे कि जनसंख्या कितनी है, उसका परसेंटेज कितना है, वो सारी बातें, विश्व में किस स्थान पे हैं, वो बातें कहीं ना कहीं बता दी। तो वही चीज़ें इम्प्रेस की। उसके बाद ऐसा नहीं कि इसने बहुत कुछ खास लिखा है, और जो आप लोग हैं, आप लोगों के अंदर जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर स्किल है, वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे और भी अच्छा लिखा जा सकता था, जैसे कि कंक्लूड करने के लिए इसने सारा कुछ एक साथ कंक्लूड कर दिया, तो वो भी अच्छी बात है। आप किस तरीके से लिखोगे, आप बस ये सोचिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपको इसी टॉपिक पे अगर लिखना है तो इंट्रोडक्शन में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सेंसस से रिलेटेड वो सारी आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन बॉडी आएगा, मेन बॉडी में आप बताएंगे किस तरीके से, अब देखो जनसंख्या नियंत्रण इन सभी समस्याओं का समाधान है, तो आप कहीं ना कहीं लिंक करोगे कि अगर जनसंख्या पे हम काबू पा लेंगे तो शायद जो हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसको हम अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं, उनके लिए अच्छे जॉब्स होंगे, क्योंकि जब लिमिटेड लोग होंगे तो इतनी ज़्यादा मारामारी नहीं होगी। ये सारी बातें आप बीच में लाएंगे। उसके बाद
आप जब कंक्लूजन करेंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से आप इनके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। जैसे ये जो बताया इसने कि बच्चे दो ही अच्छे, या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है, और इसके लिए सरकार को भी जागरूक मतलब लोगों को करना चाहिए। तो वो सारी बातें उस तरीके से आप कंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए, ऐसे में या लेटर में सबसे पहले तो आपका ऐसे आता है, तो ऐसे में आपको अच्छे नंबर तभी मिलेंगे जब आप इंट्रोडक्शन, मेरा बार बार आपसे यही कहना है कि इंट्रोडक्शन को आप बहुत ही ज़बरदस्त इस पे काम करिए। इंट्रोडक्शन में आपको जो भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता है वो बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन आप देने का प्रयास करिए। अब ऐसा नहीं कि तुरंत आपको जैसे ही कंटेंट मिला आपने तुरंत लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बारे में सोचिए, 2 मिनट सोचिए, अपनी भूमिका बनाइए किस तरीके से आप चीज़ों को डालेंगे। उसके बाद जैसे कि इंट्रोडक्शन में क्या डालेंगे, उसके बाद मेन बॉडी में क्या डालेंगे, कंक्लूजन सजेशन में क्या देंगे, उसके बारे में पहले अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर लीजिए। उसके बाद जुगलबंदी करिए, जैसे स्टेटमेंट होता है, जैसे कुछ लोकोक्तियाँ होती हैं, मुहावरे होते हैं, मुहावरों को तो आप बीच में प्रयोग करेंगे, ठीक है, जैसे कि लोकोक्तियाँ हो गई। उसके बाद जुगलबंदी, जैसे बच्चे दो ही अच्छे, तो ये कहीं ना कहीं एक जुगलबंदी है। तो इस तरीके से जुगलबंदी बनाने का भी प्रयास करिए। वो भी एक कहीं ना कहीं उसको शुरुआत, मतलब जो इंट्रोडक्शन आप करें तो उसको शुरुआत में रखने का प्रयास करें, वो भी आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। और नई लाइन स्टार्ट करेंगे तो एक जो बॉक्स है उसका आप गैप देंगे। तो देखो 40 नंबर इसको मिले हैं, तो 40 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर हैं। अब यहाँ पे इसको अगर 40 नंबर मिल गए तो ये लेटर में, मतलब अगर लेटर ये ठीक ठाक लिखता है तब भी इसे ठीक ठाक नंबर मिलेंगे। और अगर इसको यहाँ पे 30 नंबर मिलते, अगर ऐसे में 30 नंबर मिलते तो ये गारंटी है कि इसे लेटर में 30 से ऊपर नंबर नहीं मिलेंगे। आप देख लेना, अभी मैं आपको 2 कापियाँ और दिखाऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके लेटर को। अब देखो लेटर आया था आपका कि आप शिवानी या शिव हैं, निवासी सीजीओ कॉम्प्लेक्स। तो देखो आपको नाम भी पता चल गया कि क्या है। अगर आप शिवानी से लिखेंगे तो शिवानी लिखेंगे, अगर शिव से लिखेंगे तो शिव लिखेंगे। निवासी कहाँ का है, यानी कि एड्रेस पता चल गया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, और ये पिन कोड है। किसको लिखना है, अपने छोटे भाई नमन को लिखना है। क्लियर। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि नमन को लिखना है, सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से उसे अवगत कराना है। तो जाहिर सी बात है कि आपका इनफॉर्मल लेटर है। क्लियर। तो सबसे पहले डालेंगे क्या, हम एड्रेस डालेंगे। तो एड्रेस डाल दिया भाई, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, 11,003। अब यहाँ पे देखो, आप डेट डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन डेट अगर डालोगे तो कौन सी डालोगे, जिस दिन आपका एग्जाम है, उससे अलावा कोई डेट नहीं डालोगे। ऐसा नहीं करना है कि आपने यहाँ पे जैसे 29 तारीख 29 सितंबर 2000 XX ऐसे डाल दिया, ये यहाँ पे XX और इस तरीके से डाल दिया, तो ये सब नहीं चलेगा। आपको अगर डेट डालनी है तो उसी दिन की आप डेट डाल सकते हैं। तो देखो एड्रेस डाला गया, उसके बाद एक लाइन का गैप, उसके बाद हमने डाल दिया डेट, उसके बाद फिर एक लाइन का गैप। किसको लिखना है, प्रिय नमन, तो प्रिय नमन लिखा। फिर देखो मैं वही आपको बताता हूँ, फिर एक लाइन का डिफरेंस, और फिर देखो यहाँ पे एक बॉक्स को छोड़ देंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। जब भी नई लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे तो एक बॉक्स का गैप देंगे। तो देखो इसने एक बॉक्स का गैप दिया, और इसको फॉर्मेट के 5 नंबर मिल जाएंगे। फॉर्मेट बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसने एड्रेस भी डाल दिया, उसके बाद डेट भी डाल दी। डेट अगर डालना आप चाहते हैं तो XY कुछ आप यूज मत करिए, जैसे कि यहाँ पे पिन कोड दिया हुआ है, ठीक है, तो डाल दिया। अगर पिन कोड नहीं दिया है तो अपने तरफ से 11XXX ये डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर आपसे बोलता हूँ कि आपको लेटर में ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसी में आपको UFM का डर है। तो UFM में क्या है कि रियल और इमेजनरी दोनों वर्ड पे लगता है, जैसे कि अनुज यूज करने पर भी लगा, क्लियर, और छोटी यूज करने पर भी लगा। तो जैसे आपको अगर जैसे यहाँ पे छोटे भाई को लिखना है नमन को, तो प्रिय अनुज नमन आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो उसके साथ समझ में आएगा कि हाँ अपने छोटे भाई अनुज को लिख रहा है, ठीक है, मतलब अपने छोटे भाई को नमन को लिख रहा है। क्लियर। अगर आप सिर्फ अनुज लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको 0 नंबर दे सकता है, क्योंकि उसने दिए हैं। तो देखो यहाँ पे पहली बात
जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको जो जानकारी दी है आप सिर्फ और सिर्फ उसी जानकारी को लिखेंगे, ना कि ABCD XYZ या का खागा इस तरीके का कुछ भी आप यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप डेट यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप वही डेट यूज करेंगे जिस दिन आपका एग्जाम है, यानी कि जिस दिन पेपर हो रहा है उस डेट को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज करेंगे। क्लियर। और एक का यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन का गैप, डेट लिखने के बाद एक लाइन का गैप, और फिर इसके बाद जो भी संबोधन आप करेंगे उसके बाद एक लाइन का डिफरेंस, और फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम बोर्ड परीक्षा में 92% अंक लाए हो। मम्मी पापा भी तुम्हारे इस परिणाम से बहुत खुश हैं, अतः हम आशा करते हैं कि तुम इसी तरह 12वीं का भी परिणाम लाओ। इस हेतु में तुम्हें आजकल समाज में व्याप्त सेलफोन के दुष्प्रभावों से अवगत करवाना चाहती हूँ, क्योंकि अब देखो शिवानी से लिख रही होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम इन दिनों सेल फोन का अत्यधिक इस्तेमाल करते हो। नमन, आज तकनीकी का स्तर इतना है कि विद्यार्थी सेल फोन का इस्तेमाल गेम्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि घंटों तक करते रहते हैं, जो कि उनकी शिक्षा में एक बाधा है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम कम व उचित कार्य के लिए इस्तेमाल करो। भवदीय शिवानी। अब देखो यहाँ पे इसने, अब देखो शिवानी लिख सकते क्योंकि दिया हुआ है वहां पे। अब जैसे यहाँ पे अगर नाम नहीं दिया होता तो आप सिर्फ भवदी लिख के छोड़ देते। क्लियर। अब देखो इसको कितने मार्क्स मिले, 38। अब कहीं ना कहीं इसको ऐसे में 40 मार्क्स मिले तो इसको यहाँ पे इतने अच्छे नंबर मिलने का यही रीजन है। 38 नंबर कोई बहुत कम नंबर नहीं है। देखिए टोटल कितना बनना है, 78, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है टियर 2 में। क्लियर। अब इसको क्यों इतने अच्छे नंबर मिले, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसने लेटर में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, इतना अच्छा भी नहीं लिखा है, सिर्फ नॉर्मल एक इनफॉर्मल लेटर ही पूछा गया और इनफॉर्मल ही बातें लिखी हुई है। ठीक है, उनको ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको शिवानी दिया हुआ था, शिव से अगर आप लिखते तो यहाँ पे शिव लिखते, तो यहाँ पे अगर नाम दिया है तो लिख दीजिए, अगर नहीं दिया है तो सिर्फ भवदी लिखने के बाद छोड़ दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे का खा गा या ABC या XYZ डालते हैं, ये सब आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर पिन कोड दिया होगा तो पिन कोड का यूज करिए, अदरवाइज आप पिन कोड का भी यूज मत करिए। तो समझ गए। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई एक और नई लाइन हमें स्टार्ट करनी होती, हमेशा कोई भी अगर नई लाइन स्टार्ट करेंगे तो एक बॉक्स का डिफरेंस देंगे। क्लियर। और हमेशा जैसे कि आपने एड्रेस डाला, उसके बाद एक लाइन का डिफरेंस, डेट डाली, उसके बाद एक लाइन का डिफरेंस, उसके बाद आपने जो भी संबोधन किया, जो सैल्यूटेशन किया, उसके बाद एक लाइन का डिफरेंस, और फिर जब नई लाइन स्टार्ट करेंगे तो एक बॉक्स का डिफरेंस रखेंगे। तो समझ में आ गया। तो 78 मार्क्स इस व्यक्ति को मिले हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे लिखना चाहिए। अब मैं उन बच्चों की कॉपियों को दिखाता हूँ जिनके थोड़े इससे कम नंबर हैं और इसी टॉपिक पे, और उन्होंने क्या गलतियाँ की, क्यों इसको 78 मार्क्स मिले और क्यों उनको कम नंबर मिले। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग अगली कॉपी को देखते हैं। देखिए टॉपिक आपका वही है कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो कैसे लिखा है इसने, चलिए देखते हैं। आज भारत के सामने अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं में से महत्वपूर्ण समस्या जनसंख्या वृद्धि की है। अगर हम यह कहें कि प्रत्यक्ष तौर पर सभी महत्वपूर्ण समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये घुमा रहे हैं, इंट्रोडक्शन में आपको घुमाना नहीं है। अब देखो यहाँ पे, देखो जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी उसको सब पता है, तो आप यहाँ पे उसके फैक्ट्स दीजिए। ज्यादा आप कोशिश ये करिए कि इंट्रोडक्शन में फैक्ट्स डालने का प्रयास करिए कि जनसंख्या कितनी है हमारी सेंसस के हिसाब से। अब जैसे जाहिर सी बात है कि अब ये जनसंख्या से रिलेटेड पूछ रहा है, तो 2011 की जनगणना का हमें हवाला देना पड़ेगा, उसके हिसाब से क्या मतलब किस तरीके से हमारा मतलब सेंसस में स्थान है, कितनी जनसंख्या है, उसका विश्व में कितना स्थान है और कितना किस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन ये घुमा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन्हें अच्छे नंबर नहीं मिले होंगे। अब देख लेना भी आगे। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण देश के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, अतः सरकार को जल्द से
जल्द से जल्द, अब देखो यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी, जल्द से जल्द होगा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना चाहिए। तो कोई एक खास बातें नहीं लिखी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 1 मिनट में 100 बच्चे जन्म लेते हैं। उन बच्चों में से 51 बच्चे भारत में जन्म लेते हैं। अतः हम समझ सकते हैं, राइटिंग भी बहुत कुछ खास नहीं है और स्पष्ट भी नहीं लिखा है। अतः हम समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या कितनी विकट है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आज हर क्षेत्र में निर्मम व गलाकाट प्रतियोगिताओं का माहौल है, चाहे वह शिक्षा हो, बाजार हो, खेल हो, कला हो, जिस वजह से तनावग्रस्त जीवन शैली अपने पैर पूरे भारतवर्ष में पसार रही है। गांव में रोजगार की कमी होने के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर कूच कर रहे हैं, जिससे शहरी जनसंख्या पर दबाव बढ़ रहा है। इससे शहर के तमाम संसाधनों पर बेतहाशा दबाव बढ़ रहा है। मतलब वही बातें, मतलब घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पादों की कीमतें बढ़ रही हैं, जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं और आम आदमी का अपने घर का सपना बनता जा रहा है। उसके बाद अब देखो लाइन जब नई स्टार्ट कर रहे हैं तो गैप भी नहीं दे रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं गलती है। जनसंख्या नियंत्रण का एक तरीका यह है कि सरकार 2 बच्चा नीति का कानून बनाकर, अब बता रहे हैं कोई बात तो वो भी मतलब थोड़ा बताने का लहजा भी बहुत गलत है, कानून बनाकर इसे अनिवार्य कर सकती है। इससे भी काफी हद तक जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूकता अभियान चलाकर भी इस विकट होती समस्या पर काबू पा सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद निष्कर्ष लिखा हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण की जिम्मेदारी हर भारतीय की है, हर व्यक्ति को देश के लिए इसमें भागीदार बनना चाहिए। तो बहुत कुछ खास नहीं लिखा है और इस वजह से इन्हें 30 नंबर मिले हैं। आप देख सकते हैं जो भी मैंने इससे पहले कॉपी दिखाई उसने इतनी ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं की, उसने डिक्टो जो भी पॉइंट्स थे वो बताए। तो वही मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन में आप घुमाने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। इंट्रोडक्शन में आप फैक्ट्स बताइए, जो भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एग्जामिनर को वहीं से इम्प्रेस कर लेते हैं। अब इनको यहाँ पे 30 नंबर मिले हैं, अभी आप देखना है इनको लेटर में 30 से ऊपर नंबर नहीं मिले होंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपना पहला इंप्रेशन ही बेकार कर लिया। तो सलाह आपको यही है कि आप लेटर बहुत अच्छे तरीके से लिखिए और जो बातें मैंने बताई उनको आप ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्शन में जो भी आपको पता है, जो बेस्ट जानकारी आपके पास है, उसको आप डालने का प्रयास करिए। जो बॉडी है आपकी उसमें आप उसके बारे में बताइए थोड़ा सा डिटेल, और कंक्लूजन एंड सजेशन में क्या है कि आप पहले तो बताइए कि इसका जो सार है वो क्या है, और उसके बाद अपने विचार दीजिए कि आप इसमें कैसे इस चीज से ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। आप इंडिविजुअली क्या सोचते हैं उसके बारे में, वो आप वहां पे बताने का प्रयास करिए, उससे आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। चलिए इनके लेटर को भी देख लेते हैं। अब देखिए वही लेटर का भी टॉपिक वही है कि आप शिवानी शिव निवासी सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली 110003 अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएं। तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने दिनांक डाल दी, उसमें गैप दिया, 1 लाइन का गैप दिया, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद प्री अनुज, फिर उसके बाद इन्होंने ये तो सही फॉर्मेट तो सही किया, देखो 2 लाइनों का डिफरेंस दे दिया, जबकि इन्हें यहां से लिखना था, यहां से। क्लियर। पिछले हफ्ते पिताजी का पत्र मिला। अब देखो ऐसे टॉपिक पे दिया गया कि आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटे भाई को लिखना है। तो ऐसा नहीं कि कोई जैसे रियो ओलंपिक के बारे में एक बार आया था, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जो फैक्ट्स हैं वो डालने पड़ेंगे। लेकिन अब जब इनफॉर्मल लेटर आ रहा है ऐसे नॉर्मली लिखने के लिए, तो उसमें वो ज़्यादा नंबर आपके नहीं काट सकता। क्लियर। बारे में शिकायत करते हुए कह रहे थे कि तुम सेलफोन का अत्यधिक इस्तेमाल करते हो, यह बहुत गलत आदत है। सेलफोन एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन एक सीमा तक। अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसके घातक परिणाम देखने को मिलते हैं।
जैसे आंखों की रोशनी कमजोर होना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन होना, घर वालों को समय नहीं दे पाना, अपने पढ़ाई के लक्ष्य से भटक जाना आदि। अब देखो नई लाइन स्टार्ट की है तो इन्होंने गैप भी नहीं दिया, तो कुछ गलतियां की हैं। तुम्हें सेलफोन का उचित मात्रा में और अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और नई लाइन को इन्होंने मतलब कुछ लाइनें इन्होंने व्यर्थ में नई लाइन पकड़ ली हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका कंटेंट पूरा हुआ ही नहीं है। फिर नई लाइन स्टार्ट की है, फिर गैप नहीं दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बातों पर अमल करोगे और अपनी आदत को सुधारोगे। अंत में तुम्हें अपनी अगली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम उसमें अच्छा करोगे। माता पिता को मेरा चरण स्पर्श कहना और पवन को मेरा प्यार। अब देखो इन्होंने एक्स्ट्रा में वर्ड यूज कर लिया पवन, तो ये गलत चीज है। अब आप एक्स्ट्रा में कोई भी कंटेंट यूज नहीं करेंगे, समझ गए बात। अब देखो इन्होंने इमेजिनरी वर्ड यूज कर लिया, तो कहीं ना कहीं इनको 0 नंबर मिल सकते थे। हो सकता है इनको यूएफएम में 0 नंबर मिला भी हो, ठीक है। फिर तुम्हारी शिवानी, अब देखो 28 नंबर मिले। अब आपने जिस बंदे को 78 मार्क्स मिले थे उसका भी आपने लेटर का कंटेंट देखा कि लेटर का जो कंटेंट इन्होंने डाला सेम टू सेम वैसा ही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इन्हें 28 नंबर मिले, उससे 38 नंबर मिले। अब इसका मेन रीज़न यही है कि उसने ऐसे में 40 मार्क्स गेन किए और उन्होंने ऐसे में 30 मार्क्स गेन किए, तो उसके हिसाब से आप रेशियो देखो निकाल लो। 30 में मिले 28, 40 में मिले 38, यानी कि 2 नंबर कम कर दिए यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। एक और कॉपी है आप लोगों के सामने। टॉपिक यही है कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा। किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक वरदान है, परंतु जब जनसंख्या उस देश के संसाधनों से अधिक हो जाए तो वह उस देश पर भार हो जाती है। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7 अरब से, अब देखो इन्होंने शुरुआत में टहलाने का प्रयास किया, लेकिन फिर बाद में बताया है कि जनसंख्या 7 अरब से अधिक हो चुकी है, लेकिन विश्व के संसाधन निरंतर कम हो रहे हैं। विश्व की जनसंख्या में भारत का योगदान 17.6% है। फैक्ट्स बताए वर्ष 2011 के अनुसार, यानी कि सेंसस का जिक्र किया, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। तो अब देखो जाहिर सी बात इन्हें अच्छे नंबर मिलेंगे क्योंकि उन्होंने शुरुआत में फैक्ट्स बताए। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इस बढ़ती आबादी से विश्व व भारत के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हैं, जैसे गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर इत्यादि। अब देखो इन्होंने लाइन जो नई स्टार्ट की है उसमें एक गैप नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ नंबर इनके कटेंगे। लेकिन कंटेंट इन्होंने अच्छा डाला है, लेकिन नंबर इनको 40 नहीं मिलेंगे। तभी तो भारत की आज़ादी के बाद देश में अनेक सुधार हुए हैं, जैसे कृषि सुधार में हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति, डिजिटल व शिक्षा क्रांति इत्यादि। इन सब सुधारों के बाद भी आज भारत की प्रति व्यक्ति आय विश्व की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है। निरंतर बढ़ती आबादी देश के हर क्षेत्र के विकास में अवरुद्ध है। सरकार को हर वर्ष जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ती आबादी की सुविधाओं पर खर्च करना पड़ता है, जिससे देश के आर्थिक तंत्र पर बोझ पड़ता है। प्रधानमंत्री द्वारा 15/8/2019 को लाल किले से, अब देखो इम्पोर्टेंट डेट जैसे कि जो महात्मा गांधी हैं या जो भी जैसे इम्पोर्टेंट जो डेट है, जैसे मोदी ने कोई स्कीम लाया तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपने तरफ से कुछ नहीं यूज करना है। लाल किले से जनसंख्या वृद्धि पर जताई चिंता से उम्मीद बंधी है कि भारत में सरकार शीघ्र ही जनसंख्या नीति लागू करेगी। इसके साथ ही युवाओं को भी इस विषय में जागरूक होना पड़ेगा। गांव, शहर, गलियों में सभाएं आयोजित करके लोगों को इस विषय में शिक्षित करना होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। अब देखो ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा और कहीं ना कहीं ये अपने जो भी इनका टॉपिक है उससे ये भटक भी गए कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ यही बताना था। इन्होंने सिर्फ ये सारे के सारे सजेशन दे दिए कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जबकि मेन हमारा काम क्या है कि हमें न्यूट्रल रहना है। हाँ, एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि आपको चाहे जैसा भी टॉपिक मिले, आप चाहें, अब हो सकता है कि कोई किसी पार्टी को मानता है, कोई किसी पार्टी को मानता है, लेकिन आप बायस्ड मत बनिए।
आप किसी के प्रति रुझान मत अपना दिखाइए। आप जो भी बातें वहाँ पे डिस्कस करेंगे वो न्यूट्रल होकर डिस्कस करेंगे। आप उसके निगेटिव पॉइंट भी बताएंगे और आप उसके पॉजिटिव पॉइंट भी बताएंगे। कभी एक तरफा आप मत लिखिए। क्लियर। अब देखो इनको 35 मार्क्स मिले हैं, उसका मेन रीज़न क्या है कि इनकी जो इंट्रोडक्शन थी वो उन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी लिखी, उसमें फैक्ट्स बताए, लेकिन बीच में क्या है, इन्हें ये बताना चाहिए था कि जनसंख्या से किस तरीके से सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही, क्योंकि जो टॉपिक था वो कहीं ना कहीं इसी के अराउंड था। लेकिन फिर भी इन्हें अच्छे मार्क्स मिले। क्यों मिले? क्योंकि इनकी इंट्रोडक्शन अच्छी थी। बीच में इन्होंने सिर्फ घुमाने का ही प्रयास किया। तो 35 मार्क्स हैं, आप देख लीजिए। 35 मार्क्स अगर यहाँ पे मिले तो लेटर में 35 से कम मिलेंगे, लेकिन इतने कम भी नहीं मिलेंगे। तो 35 नंबर हैं, लेकिन वो किस बदौलत मिले इन्हें? सिर्फ और सिर्फ लाइन में भी गैप नहीं छोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की वजह से। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छी करिए। इंट्रोडक्शन अगर अच्छी करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो चलिए इनके लेटर को भी देख लेते हैं। अब वही लेटर का टॉपिक तो वही है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली। फिर पिन कोड, उसके बाद देखो इन्होंने डेट नहीं डाली है, कोई दिक्कत नहीं। देखो डेट आप डाल भी सकते हैं, डेट नहीं भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर डेट डालना चाहते हैं तो उसी दिन की डेट डालिए, ठीक है। फिर प्री अनुज नमन। अब देखो इन्होंने गैप भी नहीं दिया है, यहाँ पे इन्हें एक गैप देने के बाद स्टार्ट करना चाहिए था। आशा करता हूँ कि तुम कुशल होगे और तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। पिताजी के पत्र से मुझे पता चला कि तुम आजकल सेलफोन का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हो। अनुज, सेलफोन के अधिक प्रयोग से शरीर को अनेक हानियां होती हैं। इससे आंखों को क्षति व रेडियो एक्टिव किरणों से शारीरिक नुकसान है। इसमें इंटरनेट चलाकर तुम्हें बुरी चीजें देखने की लत लग सकती है, जिससे तुम अपने जीवन पथ से भ्रमित हो जाओगे। मेरा एक मित्र सेलफोन की लत के कारण 12वीं कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण हो चुका है। सेलफोन चलाना बुरी बात नहीं है, बशर्ते तुम इससे निश्चित समय के लिए उपयोग में लो। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान सेलफोन से हटाकर पढ़ाई पर लगाओ और हमारे माता पिता का नाम रोशन करो। तुम्हारा प्रिय भाई शिव। तो देखो इन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खास लिखा है और इतना ज़्यादा कोई फ्लो भी नहीं है लिखने में, फिर भी इन्हें 30 मार्क्स मिले। तो आपने सारी कॉपियाँ देख ली। पहले में मिले 78 मार्क्स, दूसरी कॉपी में मिले 58 मार्क्स और इसमें मिले 65 मार्क्स। तो इसमें इसको अच्छे नंबर क्यों मिले? क्योंकि इसने इंट्रोडक्शन भी अच्छा लिखा, सारी चीज़ों का ध्यान रखा, उस वजह से इसे 78 मार्क्स। 78 मार्क्स आप समझ रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर है। आपको कहाँ पे लेके आएगा? जैसे मान लेते हैं अगर आप सिर्फ बॉर्डर पे हैं आपके और यूआर कैटेगरी में आप 160 मार्क्स हैं आपके, तो 7 6 13 यानी कि 238 पे डायरेक्ट आप जाएंगे और 238 पे कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी आपको। तो समझ रहे हैं? तो सिर्फ और सिर्फ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए जो आपको जानकारी दी है उसी जानकारी का आप यूज़ करेंगे। आप अगर डेट यूज़ करना चाहते हैं तो उसी दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन की डेट आप यूज कर सकते हैं। हर नई चीज़ को स्टार्ट करने के बाद एक लाइन का गैप आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आपने एड्रेस डाला उसके बाद एक लाइन का डिफरेंस देंगे, उसके बाद डेट डाली उसके बाद एक लाइन का डिफरेंस देंगे। तो जैसे कि इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर के बारे में तो बता चुका हूँ आपको कि WDR यानी कि राइटर का भी एड्रेस पड़ेगा, डेट पड़ेगी और रिसीवर का एड्रेस पड़ेगा। और जो जैसे ये फॉर्मल लेटर में पड़ेगा, इनफॉर्मल में क्या है कि आपका रिसीवर का एड्रेस नहीं पड़ेगा। तो वो बातें आपको पहले मैं बता चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे जब नई शुरुआत आप करेंगे तो जैसे आपने एड्रेस डाला उसके बाद एक लाइन का गैप, उसके बाद डेट डाली, उसके बाद जो आप सैल्यूटेशन करेंगे उसके बाद जो नई लाइन स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक गोले का गैप देंगे। एक गोले का गैप देने के बाद ही नई लाइन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जैसे आप भवदी डालते हैं, भवदी के बाद यह तुम्हारा आज्ञाकारी जो भी अगर उसका नाम दिया है तो नाम डालिए, अदरवाइज उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके अलावा का खा गा ABCD या XYZ इसका यूज़ नहीं करना। पिन कोड अगर दिया है तो पिन कोड का यूज़ करिए, अदरवाइज आपको पिन कोड का यूज़ नहीं करना है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन आप अच्छी बनाइए। आप बस मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन
और कंक्लूजन एंड सजेशन, इस पे आप फोकस करिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 3 कॉपियों के एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इंट्रोडक्शन में आप पहले टॉपिक को देखिए, पढ़िए कि टॉपिक एक्चुअल में आपसे क्या चाहता है। जैसे यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण ही सभी समस्याओं का हल है, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण और कहीं ना कहीं उससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनसे आसपास का आपका टॉपिक था। क्लियर? तो आप इंट्रोडक्शन को जितना अच्छा बना सकते हैं, जितने ज़्यादा फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो बॉडी है उसमें आप डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करिए, और कंक्लूजन जब आप करेंगे, सजेशन करेंगे, सजेशन देंगे, तो उसमें क्या है कि कंक्लूजन में उस टॉपिक को कंक्लूड करिए और सजेशन में कुछ अपनी राय दीजिए, और न्यूट्रल राय देना है आपको। और जो भी आप टॉपिक लिखेंगे उसमें आप किसी भी एक पर्टिकुलर पक्ष की तरफ बायस्ड होकर नहीं लिखेंगे, आप अपने आप को न्यूट्रल रख के लिखेंगे। आप दोनों पक्षों की बात करेंगे, उसके पॉजिटिव पॉइंट को भी बताएंगे, उसके नेगेटिव पॉइंट को भी बताएंगे। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी।